राम के लिए राम मंदिर आया और रहीम के लिए बाबरी मस्जिद क्यों नहीं आया? चलिए, कि जब श्री राम कहने पे कोई अपराध नहीं, जब जय हनुमान कहने पे कोई अपराध नहीं, तो आई लव मोहम्मद कहने पे अपराध क्यों? किसी का माता माता है और किसी का माता जर्सी गाय है। कितना घुसपैठिया निकाले हैं? अगर घुसपैठी है, अगर बांग्लादेशी है, तो हम भी चाहते हैं कि उसको बाहर निकालिए आप। महागठबंधन के साथ भेदभाव कर रहा है। लेने नहीं आता, लेने नहीं आता। नीतीश कुमार जी सब फंड रिलीज नहीं कर रहा है। ये जानकारी नहीं है, नहीं है, नीतीश कुमार जी नहीं कर रहे। मेरे ख्याल से शिक्षा और पुल पे हो रहा था। आप लोग कहाँ की बात कहाँ घुमा के पहुंचा दे रहे हैं? अरे जवाब देना है तो जनता को सटीक जवाब दीजिए। किसी भी होता है, किसी भी मुख्यमंत्री का किसी भी परवान नदी में 3 ब्रिज। नहीं, गलत बात है, छोड़ो, गलत बात है। नहीं, छोड़ो, तार है, पीछे तार है, छोड़ो, पीछे तार है। संयम रखो, संयम रखो, तार है, पीछे ऐसा तार कुछ नहीं करना। तार है, इसका ख्याल रखिए आप लोग। तार है, पीछे चलिए। आपकी आवाज को सुनने आ रही है प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। देखते रहिए प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। नमस्कार बिहार, मैं हूं अभिषेक सिंह और आप देख रहे हैं प्रभात खबर का डिजिटल प्लेटफॉर्म। और आज प्रभात खबर की डिजिटल प्लेटफॉर्म इलेक्शन एक्सप्रेस जो है आज पहुंची है पूर्णिया जिला के 22 विधानसभा क्षेत्र में। और आज हमारे समक्ष 22 विधानसभा क्षेत्र की जनता होगी और आज यहाँ के मौजूदा प्रतिनिधि यहाँ मंच पर बैठेंगे। और प्रभात खबर आज ऐसा डिबेट कार्यक्रम का आयोजन करवाने जा रहा है जिस कार्यक्रम में आप सभी जनता डायरेक्ट संवाद आज अपने मौजूदा प्रतिनिधियों से कर सकेंगे। तो जिन किसी के पास भी सवाल होगा वो अपने सवाल को अपने पास रखेंगे, मैं आऊँगा उनसे सवाल लूँगा। सबसे पहले हमारा कार्यक्रम 3 भाग में होगा। पहले भाग में हम अपने मौजूदा प्रतिनिधियों को मंच पे बैठाएंगे और उनको संक्षिप्त में 1-1 मिनट का समय देंगे। 1-1 मिनट के समय में वो अपनी बातों को जनता के बीच में रखेंगे। जो हमारा दूसरा भाग होगा वो हमारे जनता के लिए होगा। जनता के पास जो भी सवाल होगा उनसे डायरेक्ट उनका जवाब लिया जाएगा। तीसरे भाग में फिर हम प्रतिनिधियों के पास चलेंगे और उनसे पूछेंगे अगर विधानसभा क्षेत्र में उनको मौका मिलता है, उनके जनता का प्यार मिलता है, तो वो ऐसे कौन से काम होंगे जो प्रमुखता के साथ जनता के लिए करना चाहेंगे। इसी कड़ी में सबसे पहले मैं बुलाना चाहूँगा हमारे बीच डॉक्टर शहनवाज रिजवी जी हैं, जदयू से नेता हैं। सर को मैं बुलाऊंगा, मंच पर आए, अपनी जगह लें। जोरदार तालियों से इनका स्वागत किया जाए। गुलाम सरवर नेता MIM हमारे बीच मौजूद हैं। सर आपसे भी आग्रह है, मंच पर आए। शहनवाज आलम नेता जनसुराज भी हमारे बीच हैं, उनसे भी आग्रह करता हूं सर मंच पर आए। अब्दुल राजिक 22 विधायक प्रतिनिधि हैं, उनसे भी आग्रह करता हूं मंच पर आए। राजेश मेहता भाजपा के जिला उपाध्यक्ष हैं, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, आए। राशिद रेजा पूर्व मंत्री हाजी अब्दुल सुबहान भी हमारे बीच मौजूद हैं, सर आप भी मंच पर आए। मैं बताना चाहूंगा प्रभात खबर की इलेक्शन एक्सप्रेस कुल 30,000 किलोमीटर की यात्रा पर है और 243 विधानसभाओं में जगह जगह चौराहे चौराहे पर जाके जनता के विचार जानने की कोशिश कर रही है। क्योंकि जब इलेक्शन समीप करीब आता है तो कहीं ना कहीं जनता का विचार जानना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अब मैं कार्यक्रम को आगे की ओर ले जाना चाहूंगा। हमारे बीच शहनवाज रिजवी जी बैठे हुए हैं। शहनवाज जी, आपको संक्षिप्त में 1 मिनट के अंदर अपने विचार को जनता के बीच में रखना है। सर अस्सलाम वालेकुम, आदाब। पहले मैं सबसे पहले प्रभात खबर के इस चौपाल में को बुलाने के लिए प्रभात खबर की टीम को शुक्रिया अदा करते हैं। प्रभात खबर की पूरी टीम का शुक्रिया अदा करते हैं। यहाँ बैठे हुए मंच पर हमारे गुलाम सरवर भाई हैं जो जिला परिषद के अध्यक्ष भी हैं, शाहनवाज भाई भी हैं और सैयद रुकनुद्दीन साहब के जो प्रतिनिधि अब्दुल राजिक और राजेश मेहता जी हैं और हाजी साहब के प्रतिनिधिमंडल आप राशिद भाई, और यहाँ बैठे हुए सारी जनता का मैं अभिनंदन और वेलकम करते हैं। 2005 24 नवंबर को हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बिहार की बागडोर संभाले। उससे पहले आप लोग जान रहे हैं कि बिहार का क्या हाल था, हर मामले में, हर क्षेत्र में, हर तबके के लिए क्या हालत थी बिहार की। सड़कों का कोई नामो निशान नहीं था, अराजकता का माहौल था, डर का माहौल था, स्कूलों का बुरा हाल था,
अस्पताल में कोई दवाई नहीं थी, कोई जांच की कोई इंतज़ाम नहीं थे। मैंने हेल्थ का भी बहुत बुरा हाल था। जब माननीय मुख्यमंत्री हमारे 2005 में बागडोर संभाले, उसके बाद से धीरे धीरे बिहार को सुधारते गए और आज बिहार का क्या हाल है। बिहार आज बढ़ता बिहार और विकासशील बिहार की तरफ बढ़ रहा है। और 2005 से अभी तक में सारे क्षेत्रों में माननीय मुख्यमंत्री ने काम किया है। जहाँ तक शिक्षा की बात करें, टीचर की बहाली हुई, बहुत सारे टीचरों की बहाली हुई। अभी मैं डाटा देना नहीं चाहूँगा, इतना मुझे 1 मिनट का ही टाइम दिया गया, इसलिए मैं इतना डाटा है मेरे पास, लेकिन मैं इतना डाटा नहीं दे पाऊँगा। पहले तो बीपीएससी से कुछ टीचर की बहाली हुई, फिर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर बहाली हुई, लगभग 3 से 3.5 लाख टीचर की बहाली हुई। उसमें से भी जो टीचर की बहाली हुई उसको फिर बीपीएससी से उसको रेगुलर किया गया। उसके बाद जो टीचर बच गए, लगभग 2-2.25 लाख टीचर, उसको एक मिनिमम एग्ज़ाम देके 5 एग्ज़ाम उसके लिए रखा गया और 5 एग्ज़ाम में से कोई भी एक एग्ज़ाम क्वालिफाई करने पर उसको रेगुलर कर दिया गया। इस तरह से अभी तक 3 एग्ज़ाम हो चुका है। उसमें से अभी 73,000 टीचर अभी भी रेगुलर नहीं हो पाए। उसके लिए अभी 2 टर्म बचा हुआ है, 2 एग्ज़ाम बचा हुआ है और 2 एग्ज़ाम में हम जानते हैं कि सारे ये टीचर रेगुलर हो जाएंगे। शिक्षा, एजुकेशन, इसमें देख लीजिए अब हेल्थ सेक्टर में कि कितना काम हुआ है। अब आज के डेट में हॉस्पिटल में दवाइयाँ उपलब्ध हैं, सारे जांच की सुविधा है, मरीजों के लिए बहुत सुविधा है। आप पूर्णिया चले जाइए, मेडिकल कॉलेज बना है, यहाँ पर सिटी स्कैन लगा, MRI है, ICU है, NICU है, बर्न वार्ड है, सारी सुविधा है। ये सारी सुविधा 2005 के बाद माननीय मुख्यमंत्री ने किए हैं। सड़कों का जाल पूरे बिहार में बिछा है। अब पटना जाइए तो देख लीजिए कि क्या फ्लाईओवर का क्या जाल बिछाया गया है। ये 2005 के बाद सारी तरक्की हुई है। इस तरह हर फील्ड में सारी तरक्की हुई है, लेकिन हमारे 22 में उतना विकास नहीं हुआ है जितना होना चाहिए था। जितना बिहार का विकास हुआ माननीय मुख्यमंत्री के काल में, लेकिन 22 का विकास नहीं हुआ। उसकी वजह जो भी रहो, हम उस बात पर अभी नहीं जाना चाहेंगे। उसकी वजह जो भी रहो, उसकी जो हमारी जो सांसद जो विधायक यहाँ रहे हैं उनकी उदासीनता रही है। यहाँ आप देख लीजिए कि ब्लॉक में, थाना में, यहाँ पर CO ऑफिस में कितनी दलाली है। उस चीज़ को देख लीजिए। बाढ़ का मसला यहाँ 22 के लिए बहुत बड़ा मसला है। आज नदी कटान का मसला है, जैसे मरवा में कटान हो रहा है, अभी खुटिया में वो सड़क कट रहा है और यहाँ हरिंदौर गांव तो बर्बाद ही हो गया एक तरह से। चलिए फिर आऊंगा आपके पास। अभी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच गुलाम सरवर जी हैं, MIM से नेता हैं। सर, आप भी संक्षिप्त में अपनी बातों को जनता के बीच में रखें। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। प्रभात खबर के आज इस चौपाल कार्यक्रम में हम लोगों के साथ बैठे हुए हमारे बड़े भाई डॉक्टर शाहनवाज साहब और दूसरी तरफ मेरे भाई फिर शाहनवाज साहब जो जमशोराज से हैं, अब्दुल राजिक भाई, राजेश मेहता भाई, इंजीनियर राशिद करजई भाई और मीडिया के सभी अच्छे साथी और तमाम दल के जो यहाँ पे समर्थक हैं और जनप्रतिनिधि भी हैं। हम आप तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं कि आप लोग हम लोगों को बात रखने का मौका भी दे रहे हैं और हम लोगों से सवाल करने के लिए भी यहाँ आप सब आए हैं। आप तमाम लोगों का आज के कार्यक्रम में इस्तकबाल है और ख़ास तौर पे प्रभात खबर वाले का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हम सबों से संवाद किए और हम लोगों को एक दूसरे के बीच बैठा के बात करने का मौका दिया है। दोस्तों, आप तमाम लोग जानते हैं कि इस वक्त हम MIM के साथ हैं और इसको हम लोग 2015 में लेके सीमांचल में आए। क्यों आए, हम इस चीज़ पे रोशनी डालना चाहेंगे। ये अभी बहुत बेहतर कहे हमारे डॉक्टर शाहनवाज साहब कि यकीनन जब राजद की सरकार गई, जदयू की सरकार बनी तो बिहार में तरक्की हुआ, लेकिन जो ये जिस इलाके में हम लोग रहते हैं ये सीमांचल का इलाका है और ये जो सीमांचल का इलाका है
ये विकास से कोसों दूर है। आज भी हमारा गांव कट जाता है, कोई देखने वाला नहीं होता है। आज भी जबकि माननीय मुख्यमंत्री का ये संकल्प है कि 1000 आबादी वाले गांव को भी मुख्य सड़क से वंचित नहीं रखा जाए, लेकिन यहीं पे एक ताराबाड़ी गांव है, पंचायत है, गांव नहीं पंचायत है, जिसकी आबादी 5 से 7 हज़ार है, जो जिनके पास कोई सड़क नहीं है, आज भी नहीं है। तो ये मेरा सवाल है कि जब पूरा बिहार इतना तरक्की कर गया तो फिर हमारा ये सीमांचल का एक पंचायत क्यों पीछे रह गया? तो कहीं ना कहीं मैं इस चीज़ को महसूस कर रहा हूँ कि सीमांचल के साथ तमाम सरकारों ने अनदेखी किया है, और तमाम जो सीमांचल के हमारे लीडर जो जीत के गए यहाँ से, हालांकि ये भी सच्चाई है कि यहाँ की जनता जिन लीडरों को जिताया, जिन पार्टियों को जिताया, बिहार में ज़्यादा दिनों तक उन्हीं की सरकार रही, उन्हीं को सरकार में रहने का मौका मिला। इसके बावजूद भी बिहार में सीमांचल ही पीछे क्यों हो गया? जब वोट हमारा ज़्यादा था, सरकार हमारे वोट से ही बना, तो फिर हम पीछे क्यों रह गए? यही वजह है कि हम लोगों ने एक तीसरा विकल्प तलाशा, एक ऐसे लीडर के साथ खड़ा हुआ जो हक और इंसाफ की लड़ाई लड़ने की हिम्मत रखता है और लड़ने के लिए जानता है। आज वो अपने आप को पूरा देश में साबित कर दिया है कि जब बात देश की आती है तो देश के साथ खड़ा होता है, जब बात नाइंसाफ़ी की होती है तो मजबूत आवाज़ बन के वो खड़ा होता है। तो इसीलिए हम तमाम तर अपने सीमांचल वासियों से निवेदन करके अपनी बात को ख़त्म करना चाहेंगे कि आपने बहुत लोगों को मौका दिया है, बहुत सारे लीडर को, बहुत सारे पार्टियों को आजमाया है। आप MIM के साथ मजबूती के साथ खड़ा होइए, सीमांचल की आवाज़ MIM बन के दिखाएगी आपको। जहाँ तक सवाल मेरा है, हम ग्राम पंचायत टौली से 2011 से 16 तक मुखिया प्रतिनिधि के रूप में काम किए थे, और आज भी हम जिला परिषद अध्यक्ष प्रतिनिधि के रूप में आपके बीच हैं। आपको बता दें कि जिला परिषद के इतिहास में यहाँ हमारे बहुत सारे पत्रकार हैं, हम पूरी जिम्मेदारी से कह रहे हैं कि जितना जिला परिषद के इतिहास में 20 साल में विकास नहीं हुआ है, हम लोगों ने 4 साल में गुणवत्तापूर्ण विकास करके दिखाया है। चूँकि कम वक्त है, फिर मौका मिलेगा। हम तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करते हुए अपनी बात को ख़त्म करते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच जनसुराज से नेता शहनवाज आलम जी हैं। सर, फटाफट अपनी बातों को जनता के बीच में रख दें। सर, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मैं मोहम्मद शहनवाज आलम बायसी से, इसी बायसी हाई स्कूल से मैट्रिक करने के बाद BSc पटना में किया, फिर B फार्मा दिल्ली से करने के बाद LLB अभी आपके मधेपुरा यूनिवर्सिटी करने के बाद 2015 से हम लोग राजनीतिक रूप से इस एरिया में हैं और काम करते आ रहे हैं। अभी हमारे बगल में डॉक्टर साहब बता रहे थे कि बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है जो नारा के बल पर पिछले 20 साल से सत्ता में है। अगर तो क्या बायसी या सीमांचल इस बिहार में है या नहीं है वो खुद बताएंगे, वो दोनों बात वो खुद ही बता दिए कि पूरा बहार है बिहार में, तो फिर सीमांचल क्या बिहार में नहीं है? तो सीमांचल में बदहाली है, काम सीमांचल में नहीं हुआ है, बल्कि पूरे बिहार में अफसरशाही चरम सीमा पर है। आज तमाम ऑफिस में जितना भ्रष्टाचार है, ये अफसर राज चल रहा है। इससे तो अच्छा अंग्रेज सरकार रहा होगा, उस वक्त भी सिर्फ लगान लगता था जो क्रिकेट टूर्नामेंट करके हम लोग अदा कर दिया करते थे। आज अगर फिर पूछा जाए तो हम लोग का वही लगान वाला सिस्टम सही था कि आज म्यूटेशन के नाम पर भ्रष्टाचार जो हो रहा है, परिमार्जन के नाम पर, FIR के नाम पर, जन्म प्रमाण पत्र के नाम पर, मृत्यु प्रमाण पत्र के नाम पर, कोई काम बिना पैसे का नहीं होता है। इसके जिम्मेदार सिर्फ ये अफसर राज के नीतीश बाबू हैं जो सत्ता के नशे में चूर हैं, और वो सत्ता ही नहीं बल्कि और किसी नशे में चूर हैं। उनके जो पदाधिकारी इर्द गिर्द हैं वही लोग तरह तरह का कानून बना रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले ये कानून बना मिट्टी काटने का, उसको पता नहीं कि यहाँ सीमांचल में हो, पूरे बिहार में मिट्टी कहाँ से काटा जाता है और कैसे इंदिरा आवास का घर बनेगा। तो ये उनके जो अगल बगल में जो IAS रिटायर्ड लोग हैं वही लोग कानून बनाता है, और इसी के हिसाब से ये नीतीश कुमार जी सत्ता चला रहे हैं। और हमारे बगल में
एमआईएम के उम्मीदवार गुलाम सरवर साहब जिसकी बात कर रहे हैं कि वो इंसाफ करने के लिए 2015 से आए, तो 2015 से 2020 तक यही गुलाम सरवर और यही शाहनवाज जिलाध्यक्ष से उस वक्त एमआईएम के खूब मेहनत किए थे, बारी बारी घर घर गांव जा कर के कि 22 के उन तमाम लोग जो पिछले 45 साल से ये चढ़िया बेड़िया देख रहे हैं, चढ़िया बेड़िया के विधायक से आजीज वो ये है कि बीजेपी को हराने के नाम पर सिर्फ वोट लिया करता था, उसको हराने के लिए, उससे निजात पाने के लिए हम दोनों मिलकर के गांव जाके काम किया और बताए। और उन तमाम लोग जो 22 में नया नेता चाह रहा था, उन तमाम लोगों के जज्बात के साथ खेला, उनके साथ इंसाफ नहीं किया, बल्कि सरवर के साथ भी इंसाफ नहीं, मेरे साथ भी इंसाफ नहीं किया। और वो आदमी सिर्फ मोदी और योगी से इंसाफ की उम्मीद करता है, वो सरवर और शाहनवाज के साथ इंसाफ नहीं किया, 22 के उन तमाम 60,000 वोटरों के साथ और 10,000 कार्यकर्ताओं के साथ इंसाफ नहीं किया। वो इंसाफ की बात करते हैं तो जनता जान चुकी है, और जनता इसके बावजूद भी 22 और डगरवा और टोली के जनता ने लब्बैक कहा उनके इस पर कि आपने जिसको टिकट दिया हमने जिता कर दिया है। आज 22 में अगर एमआईएम का विधायक है, राजद का विधायक नहीं है, 22 में जो भी आज विधायक है वो राजद का नहीं, वो एमआईएम का है। इसलिए वो उनको बताना चाहिए कि एमआईएम के रहते हुए जो हम लोगों ने वादा किया था गांव जाकर के कि 20 रुपये में 3 महीने का इलाज होगा, आपके एरिया में स्कूल खोला जाएगा, आपके एरिया में हॉस्पिटल खोला जाएगा, वो तो नहीं हुआ। कम से कम सीमांचल का कितना कोटा आपके हैदराबाद में हुआ, सीमांचल का कौन बच्चा जाके आपके हाई स्कूल में पढ़ा, सीमांचल के कौन लड़का आपके मेडिकल कॉलेज में पढ़ा, उसका डाटा होना चाहिए। उसके बाद फिर भी 2020 में लोगों ने मौका दिया, उनको चाहिए था कि हमको मनाना। आप पूछ लीजिए इनसे कि हम दोनों को मनाया तक नहीं गया था, एज ए जिलाध्यक्ष एज ए प्रबल दावेदार हम दोनों साथ में थे, मनाया तक नहीं गया था। इतना एरोगेंस तो राजद में भी नहीं होगा। आज राजद के 2 उम्मीदवार यहाँ पर हैं, एक को टिकट मिलेगा तो दूसरे को एमएलसी का ऑफर दिया जाएगा, लेकिन एमआईएम जो इंसाफ की बात करती है वो हम दोनों को एक जगह टेबल टॉक भी नहीं कराया, मनाया तक नहीं गया था, न टिकट देने से पहले, न टिकट देने के बाद, न जीतने के बाद। अगर अवैसी साहब मेरे घर में आ गए होते, एक कॉल कर दिया होता तो हम एमआईएम के साथ रहते। लेकिन इतना बड़ा एरोगेंस जो हमको नहीं लगता है कि आज तेजस्वी प्रसाद में एरोगेंस के नाम पर फेमस है, क्योंकि ये बहुत कम उम्र में राजनीति में आ गया है, बाप के सोने के चम्मच के घर में पैदा हुआ है, तो उनको भी उतना एरोगेंस नहीं जितना इनको होगा। तो अवैसी साहब को चाहिए था कि 2020 के बाद जस्ट सीमांचल के 22 के उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करने के लिए आना चाहिए था कि आपने हम पर भरोसा किया है, आप रुकनुद्दीन को वोट नहीं किए, हमको किए हैं, अवैसी को वोट किए हैं। यकीनन आप 60,000 वोट 68,000 वोट आया था, रुकनुद्दीन साहब का सिर्फ 8,000 वोट हुआ था। 60,000 एमआईएम के जज्बाती लोग थे जो बदलाव के लिए, एक नया नेता के लिए तैयार हुए थे, लेकिन लास्ट 10 दिन पहले टिकट दिया गया था और उनको शुक्रिया अदा करने के लिए आना चाहिए था, लेकिन वो आए नहीं। वो आए कब? जब रुकनुद्दीन साहब 2022 में पार्टी छोड़ के चले गए, तो इसी मदीना मार्केट में आके रुकनुद्दीन को अनाप शनाप बयान दे रहे हैं। उसके बाद आप 2024 में आते हैं अख्तरुल ईमान का वोट मांगने के लिए, जो आपका सभा वहाँ कचौचा शरीफ वाला दरगाह में हुआ था, खानका में हुआ था। उसके बाद आप अभी आने वाले हैं सिर्फ 25 में इलेक्शन लेने के लिए, तो आपको भी मौका दे दिया है। जिस तरह से राजद को 1990 से लेकर 2005 तक जिस जंगल राज को हटाने के लिए यहाँ के लोगों ने नीतीश कुमार के अफसर राज को मौका दिया, सुशासन बाबू के नाम पर अफसर राज के लिए दिया, तो वो जंगल राज भी लोगों ने देखा है, वो अफसर राज भी लोगों ने देखा। अब लोगों को जनसुराज देखना है। इसी उम्मीद के साथ हम लोग जनसुराज में प्रशांत किशोर जी के आइडियोलॉजी के साथ बिहार के तमाम युवा रोजगार और नौकरी की तलाश में यहाँ पर सब लोग उसके साथ चलने के लिए तैयार हैं। फिर आगे बात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच अब्दुल राजिक मौजूदा विधायक प्रतिनिधि बैठे हैं। सर, संक्षिप्त में अपनी बातों को जनता के बीच में रखते हैं। बिल्कुल। मैं प्रभात खबर की पूरी टीम और उनके दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद देता हूं कि आज आपने ऐसा मंच तैयार किया है जो हम अपनी बात अपने लोगों के बीच रख सकें। 22 विधानसभा का पिछला चुनाव 2020 में हुआ और 2020 जो है 2017 और 2016 के भीषण बाढ़ के बाद मिला, और 22 विधानसभा की जर्जर सड़कें, ध्वस्त ब्रिज माननीय विधायक को मिला। माननीय विधायक ने वहाँ के स्थानीय लोगों से जो है अपना यानी कि मास्टर प्लान बनाया और उनको यानी कि हम लोग उस समय 120 सड़कों का प्रस्ताव दिए और 105 ब्रिज का जो हम लोगों ने तत्काल यानी कि यहाँ बनवाने का ये काम किया। उसका नतीजा ये हुआ कि अभी 62 रोड का यानी कि काम हो रहा है, कुछ काम पूर्ण भी हो गया, कुछ निर्माणाधीन भी है और कुछ काम को होना है। जो 22 में 26 सड़कों पर काम चल रहा है, डगरवा में आपका जो है 32 से 34 सड़क पर वहाँ यानी कि काम चल रहा है।
और ताराबारी का जिक्र आया। हम लोग जब ताराबारी गए तो वह यकीनन जो यानी कि देश की आज़ादी के 75 साल होने के बावजूद भी ताराबारी में कुछ ऐसा नहीं दिख रहा था, लेकिन ताराबारी में हम लोगों ने 5 माननीय यानी कि विधायक के निजी कोष से यानी कि सड़कें बनाने का काम किया। उसके बाद जो है ताराबारी सानी टोला, ताराबारी से टिक्कट टोला जाने के लिए सड़क और उसमें ब्रिज दिलाने का काम किया। अभी वर्तमान में भी 2 सड़कों पर वहाँ काम होना है, क्योंकि मौसम खराब है, इस वजह से भी काम नहीं हुआ है। आज आप देखें कि चाहे वो मालोपरा से तेलंगा जाने वाली सड़क हो, या फिर लंबू चौक से जो चांदपुर भसिया जाने वाली सड़क हो, डंगड़ा से चाहे चटांगी जाने वाली सड़क हो, घुसकिटला से मरवा जाने वाली सड़क हो, या फिर फटकी से चहट या कदवा से जो खुटिया जाने वाली सड़क हो, लगभग सड़कों पर जो है काम यानी कि चल रहा है, उसमें यानी कि ये नहीं है। माननीय विधायक ने शिक्षा के क्षेत्र में जो काम किया है वह ऐतिहासिक कार्य है। और हम लोगों ने जब 2020 में देखा कि यहाँ की बच्चियों को 22 या नहीं तो पूर्णिया यानी कि पढ़ने के जाने के लिए पड़ता था, माननीय विधायक का अथक प्रयास का नतीजा है, जिसमें माननीय विधायक ने हर पंचायत में एक +2 हाई स्कूल दिलाने का काम किया। अब तक माननीय विधायक ने 18 जो है +2 यानी कि स्कूल दिलाने का काम किया है। इसका उसी सेम प्रकार जो हम लोग ने डगरवा में भी यानी कि 18 हाई स्कूल अपग्रेड कराने का काम किया है। उसी प्रकार स्वास्थ्य में देखें तो हम लोगों ने नए हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर जो है 7 बाईसी में बनाने का काम किया है और 8 जो है डगरवा में बनाने का काम किया है। बाईसी में मैं कुछ आपको नाम भी गिना सकता हूं, यहाँ के मुखिया जी हैं बैठे हुए हैं, सुगम आनंदपुर, चोपड़ा, चरैया और क्या कह रहे हैं कि मीनापुर, बैरिया, 2 यानी कि वहाँ यानी कि यह 7 यानी कि इस पर चोपड़ा, ये जो है यानी कि मुख्य काम है। उसी प्रकार जो है यहाँ आप अगर पिछला माननीय विधायक का भी कार्यकाल देखें तो सड़कें जो यहाँ जो थी जर्जर स्थिति में थी, माननीय विधायक ने मालोपरा से तेलंगा जाने के लिए ईंट सोलिंग पर जो उनके फादर किए हुए थे उनको जो है पिच कराने का काम जो है माननीय विधायक ने किया था। उसी प्रकार डंगड़ा से दुखुआ चौक तक ही सड़कें थी, उसको जो है दुखुआ चौक से लेकर चटांगी बागडोग तक ले जाने का काम माननीय विधायक ने किया। उसी प्रकार घुसकीटुला से जो यानी कि सठियारा तक जाने वाली सड़क थी, सठियारा से मरवा तक ले जाने का काम माननीय विधायक ने किया है। तो शिक्षा हो, चाहे वो स्वास्थ्य हो या फिर दिगर यानी कि क्षेत्रों में हो, माननीय विधायक ने हर संभव कोशिश कराने का काम किया। क्योंकि हमारा इलाका बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है और बाढ़ हर साल नदियां जो है कि तबाही मचाती है। हमारे यहाँ विधानसभा में 5 नदियां चलती है, कनकई, महानंदा, पनार और जो है दास जैसी नदियां बहती है। जब हम लोग विधानसभा चुनाव लड़े, जीत कर आए थे, तो उस समय यानी कि 52 जगह में नदी कटाव का काम हो रहा था, यानी कि नदी कटाव चल रहा था। लेकिन माननीय विधायक ने यहाँ के चीफ इंजीनियर से, एग्जीक्यूटिव से और एसी साहब से बात कर उन लोगों का दौरा कराए और उन सभी जगहों में किसी गांव में तो इस बार भी 3 बार यानी कि 1 साल में 3 बार काम कराने का काम किया है। हम लोगों ने जो काम 10 वर्षों से नहीं हुआ था, जो नदी कटाव का काम बंद था, लोग कह रहे थे कि जल साधन विभाग में काम नहीं होता है, माननीय विधायक का ही अथक प्रयास का नतीजा है कि 52 जगहों में और अभी भी 18 प्लेसेस में हमारा ऑनगोइंग काम कर रहा है, चल रहा है। उसी प्रकार जब आप देखेंगे कि जो स्वास्थ्य के मामले में हो, डॉक्टर्स यहाँ नहीं बैठते थे, माननीय विधायक ने जो चाहे वो लैब टेक्नीशियन हो, एक्सरे टेक्नीशियन हो, डगरवा और यहाँ दिलाने का माननीय विधायक का चुनावी घोषणा था कि हम क्योंकि हम लोगों का जो विधानसभा चुनाव हुआ था वो कोरोना काल में हुआ था। कोरोना काल में मैक्सिमम जो है यानी कि हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन नहीं रहते थे, डॉक्टर्स मौजूद नहीं रहते। हम लोगों ने उस चीज को देखा और माननीय विधायक जाकर पटना स्वास्थ्य मंत्री से मिले, मुख्यमंत्री जी से भी मिले और उनको जो लैब यानी कि टेक्नीशियन, एक्सरे टेक्नीशियन और डेंटिस्ट को लाने का काम किया और दवाओं को यानी कि जोड़ने का काम किया। 22 हॉस्पिटल जो अनुमंडलीय स्तरीय हॉस्पिटल है, 32 बेड का हॉस्पिटल हमने बनाने का काम किया और 20 बेड जो है हम लोग यानी कि एक्सटेंशन कराने का काम कर रहे हैं। माननीय विधायक जो है नर्सिंग मेडिकल कॉलेज और दोनों 22 और डगरवा में डिग्री कॉलेज बनाने का काम हम लोगों ने काम किया। चलिए, हमारे बीच राजेश मेहता जी हैं जो भाजपा का पक्ष रखेंगे आप लोगों के बीच में। सर, संक्षिप्त में अपनी बातों को जनता के बीच में रखें। सभी को प्रणाम, आदाब। खास करके इस इलेक्शन एक्सप्रेस के कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए प्रभात खबर के सभी टीम को इस 22 वालों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद कि जनताओं के बीच जो है नेताओं को सामने लाकर आपकी बात हमारी जवाब कार्यक्रम को किए हैं। मैं सभी से आग्रह करूंगा कि प्रभात खबर के जितने भी टीम हैं सबको तालियों से स्वागत करें इस 22 की धरती में। मित्रों, बिहार जागे तो देश जागे। मैं तो यही कहूँगा कि 22 जागे तो देश जागे। अगर 22 जाग जाएगा तो देश जाग जाएगा। आज
22 सितंबर है। मैं बता दूं, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और बिहार सरकार के सहयोग से आज दिनांक से 18% जीएसटी की छूट सभी सामानों में दिया गया है। अब जैसे कि आप अगर 1 लाख का कोई सामान खरीदते हैं उसमें 18,000 का छूट है, 10 लाख का कोई वाहन खरीदते हैं 1,80,000 का छूट है। तो सबसे पहले इस देश में आज जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी सौगात दिए हैं जीएसटी को छूट करके, मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। आपसे भी आग्रह करता हूं कि वैसे यशस्वी प्रधानमंत्री को एक बार जीएसटी छूट के लिए आप लोग भी धन्यवाद करें। मित्रों, ये भारतीय जनता पार्टी का देन है जो आपके बीच 15 सितंबर को पूर्णिया एयरपोर्ट का उद्घाटन हुआ। पूर्णिया जैसे जगह से वंदे भारत का शुभारंभ पटना के लिए हुआ। ये भारतीय जनता पार्टी का ही देन है। मित्रों, आपके सामने जो 4 लेन सड़क है हमारे स्वर्गीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का ही देन है, जो आज हम लोग चौमुखी विकास की बात करते हैं। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी कभी भी जात धर्म देखकर राजनीति नहीं करती है। मित्रों, आज अगर 125 यूनिट बिजली अगर बिहार में फ्री हुआ है तो ये अगर राम को फ्री हुआ है तो रहीम को भी फ्री हुआ है। ये किसी जात धर्म को देख के फ्री नहीं किया गया है। या कोई भी योजना, आयुष्मान कार्ड के तहत 5 लाख का इलाज होता है तो वो सिर्फ एक ही धर्म के लोगों का इलाज नहीं होता है, सभी धर्मों का इलाज होता है। तो भारतीय जनता पार्टी कभी भी पक्षपात की बात नहीं किया है। भारतीय जनता पार्टी का जो भी कार्यक्रम है, जो भी देश हित में कार्यक्रम होता है, वो किसी व्यक्ति विशेष, दल विशेष, पार्टी विशेष पर यह कार्यक्रम नहीं होता है। लेकिन दुख होता है भाइयों कि राहुल जी जैसे दरभंगा के सभा में हमारे प्रधानमंत्री जी की माता जी को गाली देना, महनार की सभा में तेजस्वी जी के सभा में गाली देना, जिनकी माता स्वर्गीय हो गई है, जिनका कि राजनीतिक से कोई लेना देना नहीं है, और वैसे व्यक्ति को विपक्ष जो है उनको कोई मुद्दा नहीं मिलता है और हमारे प्रधानमंत्री के स्वर्गीय माता जी को अभद्र भाषा में उनका मंचों से प्रयोग करता है। ये हमारे बिहार के लिए एक अपमान के बराबर है। ये अशोभनीय कार्य है। हमारे बिहार को कलंकित करने का जो नेता काम कर रहे हैं, आने वाला विधानसभा में उनको जवाब दिया जाएगा। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी कभी भी पक्षपात की राजनीति नहीं किया है। सबको लेके, सबके साथ सबका विकास, यही बीजेपी का नारा है। और मित्रों, ये साबित कर दिए हैं हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने। मैं आगे आऊँगा और वक्ता हैं। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय एनडीए। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच राशिद रेजा जी हैं, पूर्व मंत्री हाजी अब्दुल सुभान। सर, आप जो है अपना परिचय। आप सभी यहाँ उपस्थित इस सभा को ऑर्गेनाइज करने के लिए प्रभात खबर के सभी कमेटी को मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। जो आप लोगों ने पहली बार 22 की धरती में ये मंच साझा किया है और हम लोग जनता के बीच अपने बातों को रख सकते हैं, और ये लोकतंत्र की खूबसूरती है। जो भी लोग इस विधानसभा, इस इलाके को और बिहार के लिए प्रतिनिधित्व करते हैं, उनसे रूबरू होकर के उनसे सवाल जवाब कर सके जनता, तो ये लोकतंत्र की खूबसूरती को दर्शाता है। इसके लिए आप सब बधाई के पात्र हैं। जैसे मैं बात करना चाहता हूं हमारे नेता आदरणीय गार्जियन स्वरूप पूर्व मंत्री हाजी अब्दुल सुभान साहब के बारे। उनको पहली बार, जब वो पहली बार चुनाव लड़े 1985 में, यहाँ का जनता उनको दुआओं के साथ उनके हाथ को मजबूत करके उनको विधानसभा भेजने का काम किया। 1985 से पहले एक भी पक्की सड़कें नहीं थी। वो लोगों के बीच हौसला अफजाई करने का काम किए हैं। उसके बाद जब आया 2014-2012, ये आपका किताब, ये जो है बुकलेट आपको ये गवाही देता है, जो आपको राजीव भाई आपके प्रखंड अध्यक्ष हैं आरजेडी के, राष्ट्रीय जनता दल के प्रखंड अध्यक्ष है, वो बता रहे थे रोड के बारे। तो ये राज्य कोड नेटवर्क रोड का ये बुकलेट है। और गुलाम सरवर भाई हमारे माननीय जिला परिषद अध्यक्ष प्रतिनिधि हैं, वो बता रहे थे जो ताराबाड़ी
बायसी का विकास हुआ है, लेकिन ताराबाड़ी छूट गया है। ताराबाड़ी छूटा नहीं है। ताराबाड़ी का सड़क यहाँ देखिए, आपके राज्य कोड नेटवर्क प्रस्तावित पथों की प्राथमिक सूची आपका 30 में अंकित है, सीरियल नंबर 30 में अंकित है। सानी तारा ताराबाड़ी तेलंगाना तक पुल 5 किलोमीटर पुल, उसमें 2 पुल होगा। नदियां ताराबाड़ी कई नदियों से घिरा हुआ है। दास नदी है, आपका कनकई नदी है, महानंदा नदी है, कई नदियों से घिरा हुआ है। उसमें 2 पुल चाहिए। एक कनकई नदी में पुल चाहिए 1100 मीटर का, और ताराबाड़ी को तेलंगाना में जो आगे नेशनल हाईवे में जोड़ेगा, ताराबाड़ी से आगे जो आपके गांगर पंचायत आगे पूर्णिया मोड़ में जोड़ता है, उसमें 1.5 किलोमीटर पुल चाहिए। पूरा यहाँ स्टेट हाईवे से लेकर के वहां तक 5 किलोमीटर सड़क है, लेकिन एक पुल को डीपीआर बन सका। ये आपका ताराबाड़ी तक जो रोड जाता है सिर्फ वो 200 मीटर पुल बन सका। ये खेत के साथ कहना चाहेंगे, जो ये सिर्फ ग्रामीण कार्य विभाग की लापरवाही थी, नेता की लापरवाही नहीं थी। अगर नेता की लापरवाही होती तो ये जो आपको 120 सड़कें हैं, जो राज्य आपके राज्य कोड नेटवर्क में 120 सड़क बायसी के लिए और 71 सड़क रगड़वाले के लिए, लेकिन 2012 में हमारे नेता उस वक्त सरकार पद में नहीं था। उस वक्त हमारे माननीय पूर्व आपके एमपी अभी संतोष कुशवाहा जी थे, उनको 1.5 साल का कार्यकाल मिला, 14 तक। 1.5 साल के कार्यकाल में हुआ 8 सड़क बायसी में निर्माण करने का काम किया और 20 सड़क 71 में, 20 सड़क डगरवा में निर्माण करने का काम किए। लेकिन हाजी अब्दुल सुभान साहब को 2014 में बाई इलेक्शन में मौका मिला। 2014 से 2020 तक जो राज्य कोर नेटवर्क जो ये सड़कें हैं, पूरा सड़क मुकम्मल किया, लेकिन ये ताराबाड़ी का सड़क छूट गया है। उसका कारण है ग्रामीण कार्य विभाग की लापरवाही है। मैं बताना चाहूंगा हमारे नेता का कंट्रीब्यूशन, हमारे नेता पूर्व मंत्री हाजी अब्दुल सुभान साहब का कंट्रीब्यूशन देखिए। जब वो 1985 में चुनाव जीते, 1986 में प्रोजेक्ट गर्ल्स स्कूल निर्माण करने का काम किया, जो आपको बायसी अनुमंडल के पास है वो स्कूल। आज महिलाएं शिक्षा के क्षेत्र में काफी आगे गई हैं। आज देखिए, वो गर्ल्स हाई स्कूल का निर्माण करने के बाद महिलाओं को ग्रेजुएशन करने के लिए जिला जाना पड़ता था। उसके बाद वो गौरव फिक्र, वो हमेशा से यहाँ की जनता के लिए फिक्रमंद रहे, तो डिग्री कॉलेज का स्थापना किया। आज से 10 साल पहले डिग्री कॉलेज का स्थापना किया शिक्षा के क्षेत्र में। ITI कॉलेज का स्थापना किए, डिग्री कॉलेज का स्थापना चढ़ैया में किए। कुछ लोग सवाल करेंगे चढ़ैया में क्यों किए, क्योंकि चढ़ैया में 11 एकड़ जमीन अवेलेबल था। आज के डेट में 1 बीघा जमीन देने के लिए कोई डोनेट करने के लिए तैयार नहीं है, इसीलिए चढ़ैया की धरती में उसका स्थापना हुआ। आज महिलाएं वहां शिक्षा हासिल कर रही है। एक भी महिलाओं को आपके पूर्णिया जाना नहीं पड़ता है। ITI कॉलेज का निर्माण किया, जो इंजीनियरिंग की डिग्री वहां प्राप्त होती है। मैं भी इंजीनियर हूं। हाजी अब्दुल सुभान साहब के द्वारा रोडों का, सड़कों का जाल बिछा दिया गया। और अगर बिजली के क्षेत्र में बोलेंगे तो PSS का निर्माण किया गया आपके पूर्णिया मोड़ चोचा में, जिससे पूरे क्षेत्रों को बिजली सप्लाई किया जाता है। तो हाजी अब्दुल सुभान साहब यहाँ बेटा के रूप में काम किए हैं। सिर्फ सड़क, रोड और अस्पताल के बारे में बात नहीं करना चाहूंगा। हाजी अब्दुल सुभान साहब जब यहाँ की जनताओं को जब मुसीबत में पड़ा, आज अभी मुसीबत में कुछ दिन पहले देखिए, जो इसकी नाकामी, हमारा जो मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार, उसकी नाकामी को छुपाने के लिए हमारा जो यशस्वी प्रधानमंत्री बोल रहे थे, हमारे भाई यहाँ जो बैठे हुए हैं यशस्वी प्रधानमंत्री, हम तो उनका माननीय प्रधानमंत्री जी उससे बात करना चाहते हैं। उनको मैं ये आपको उसको इंडिकेट करना चाहते हैं, उनको बताना चाहते हैं जो आपका जमीन खिसक, 1 मिनट, आपका जमीन खिसक गया था, इसीलिए आपने SIR कराने का काम किया है। SIR का मतलब हो गया जो आपका जमीन खिसक गया, आप हार रहे थे, आप सर्वे करके देख लिए, आपने SIR किया और वोट चोरी के माध्यम से आप सरकार बनाना चाहते थे। लेकिन हमारा नेता राहुल गांधी, हमारा नेता तेजस्वी यादव, वो लगातार आपके वोट चोरी को वो उजागर करने का काम किया है। और जनता खुश है, इस बार महागठबंधन का सरकार बनेगा और ये करारा जवाब मिलेगा भी अब ये बिहार सरकार को, या आप देखिएगा। और इस बात मैं ये इसीलिए बताना चाहता हूं, इसका जमीन जो बिहार सरकार का, उसका जमीन इसीलिए खिसक गया, मैं इसीलिए बताना चाहता हूं, इसमें रोशनी डालना चाहता हूं। जो देखिए, हमारा नेता तेजस्वी प्रसाद यादव का ये चुनावी घोषणा है, जो हम 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे, हम 2500 जो महिलाओं का सम्मान के लिए जो हम देंगे 2500 रुपया। लेकिन आप देखिए, जो वादे तेजस्वी यादव 2025 के चुनाव के बाद, जीतने के बाद करने वाले हैं, आप देखिए बीजेपी के सरकार, NDA के सरकार का जमीन इस तरह से खिसक गया है, जो वो 125 यूनिट बिजली फ्री दे रहा है।
और आप देखिए 1100 रुपये वृद्धा पेंशन लागू कर दिया। उस तरह से आप देखिए जीविकाओं को लोन में फंसाना चाहता है 10-10 हजार दे करके। यहां बैठे जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं, प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, मैं उनसे सवाल करना चाहता हूं, क्या आप उसको लोन के रूप में वो 10,000 दे रहे हैं, उसके जाल में फंसा रहे हैं, या फिर उसको 10,000 सरकार का पैसा से, सरकार के खजाने से लोगों को वोट के लिए घूस दे रहे हैं? ये मैं आपको बताना चाहता हूं। फिर दोबारा मौका दिया जाएगा सर आप लोगों को। अब हम अपने दूसरे भाग में चलेंगे। जैसा कि आप लोगों को बताया था, दूसरा भाग हमारा सवालों का दौर होगा। आप सभी से मैं सवाल लेना चाहूंगा। सबसे पहले मैं पीछे से स्टार्ट करूंगा। जिन किसी के पास भी सवाल होगा अपना हाथ उठाएगा और हम स्वयं चल के आएंगे, ठीक है? और एक सवाल एक होगा, संक्षिप्त होगा, छोटा सवाल रखेंगे, ठीक है? और किससे सवाल होगा? एक जन से किसी सवाल पूछेंगे आप लोग। और मैं एक चीज और बताना चाहूंगा, हमारे स्पॉन्सर हैं इस प्रोग्राम के, वो हैं वास्तु विहार और राकेश मसाला। हमारा मीडिया पार्टनर है डेली हंट। अब हम चलते हैं जनता के बीच में और सवाल लेते हैं। पहले पीछे से, इधर से पहले पीछे से लेंगे। चलिए सर, अपना नाम बताएंगे और सवाल किससे होगा? एक सवाल रखेंगे। नाम शाहनवाज आलम, और सवाल है मेरा, एनडीए के जो पार्टनर बैठे हैं उन्हीं से हैं। किसी का माता है और किसी का माता जर्सी गाय है, इसका जवाब दे दीजिए हमको सिर्फ। चलिए, बहुत अच्छा सवाल पूछा है। बीजेपी से सर आप बैठे हुए हैं, मैं चाहूंगा एक बार आप जवाब दें। माता होता है, मैं ये बता दूं, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी दल का हो, माँ ही होती है। माँ का स्थान कोई नहीं ले सकता है। और आपने जिस भाषा का स्वरूप देके आपने सवाल किया, मैं ये बता दूं, भरी मंच से किसी स्वर्गीय माता को गाली देना, ये किस धर्म में, किस समुदाय में, कहाँ तक ये शोभनीय है? आप ही बता दीजिए। ये तो जग जाहिर है कि मंच से जो गाली दी गई थी, ये राहुल गांधी जी की मां के लिए भी जो है भाजपा और उनके प्रवक्ता और खास करके माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत ही अपशब्द कहा है, यानी कि चाहे वो श्रीमती सोनिया गांधी जी के लिए हो या उनके पिता के लिए हो। तो ये उन कहने का संदर्भ ये था कि आज सोनिया गांधी को आपने जो 20 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहा, जर्सी गाय कर दा, तो वो भी तो राहुल गांधी जी की माता है। इसका भी तो जवाब देना पड़ेगा आपको। ये मंच से जिस माँ को गाली दिया गया, उस माँ का राजनीतिक से कहीं दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं था। और नहीं सर, क्या कहना चाह रहे हैं? मतलब राजनीति से नाता नहीं तो क्या उनको गाली दिया जाएगा? सवाल का जवाब खोज रहे हैं। मेरा सवाल, संयम बनाए रखिए आप लोग, संयम बनाए रखिए, बारी-बारी से, बारी-बारी से सुनिए। पहले जवाब सुनिए उनका, इसके बाद सवाल लिया जाएगा। कांग्रेस के सभा में, आरजेडी के सभा में, क्या इस बिहार में अगर कोई भी व्यक्ति किसी के भी स्वर्गीय माता को गाली देता है, मेरा ये कहना है, क्या ये बिहार के लिए शोभनीय बात है? कभी शोभनीय बात नहीं हो सकता है। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। खड़े हो जाइए सर, नाम और सवाल। नाम रंजीत कुमार, और सवाल अभी भाई साहब बोले कि वोट चोरी करने के मामले में, ठीक है, उसके बारे में। जिस समय सरदार वल्लभ भाई पटेल 15 वोट जीत करके आए थे और पंडित नेहरू मात्र 2 वोट जीते थे, उस समय महात्मा गांधी को मजबूर करके ज़बरदस्ती प्रधानमंत्री पंडित नेहरू को बनाया गया था। उस समय कौन वोट चोरी किया था, मोदी या फिर विपक्ष? चलिए, इंजीनियर राशिद जी हैं, इनका जवाब दीजिए सर आप। देखिए, मेरा कहने का मतलब वोट चोरी है, इतना जल्दबाजी है, इतना जमीन खिसका हुआ, इसको 2 महीना 1.5 महीना में एसआईआर कराना है। आप कहां सोए हुए थे इतने दिनों से? लेकिन आपको लगा जो अब नीतीश कुमार का भी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, मेरा कोई भी बिहार में चेहरा नहीं है मुख्यमंत्री चेहरा, तो हमको वोट चोरी करके जीतना ही पड़ेगा। इसीलिए आपने वोट चोरी कम समय के लिए, आप 2 महीना में एसआईआर क्यों कराएंगे? आपके पास सालों साल है, 2 साल, आपको 1 साल में कम से कम वोट आपके एसआईआर करने का टाइम था, लेकिन आप 2 महीना में जल्दबाजी में, आनंद फानंद में। और आप ये बात बताना चाहेंगे, पूरे अधिकारी को आप टाइट कर दिए, एक निवास प्रमाण पत्र बनाने के लिए नहीं दिया। ये लोकतांत्रिक व्यवस्था में ये धिक्कार है। हमारे स्वर्गीय, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री बोल रहे थे, हमारे यहाँ आपके मेहता जी बोल रहे थे, यशस्वी प्रधानमंत्री जी, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। आप बताइए, एएमयू यहाँ पड़ा हुआ है,
एएमयू अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। लेकिन चलिए अभी आप एसआईआर पे बताइए बात हो रही थी सीमांचल सर एसआईआर पे बात हो रही थी, जो बात हो गया जवाब सटीक होना चाहिए। एसआईआर वही, पे ठीक है? दूसरा ही ये उन भाई का जवाब है कि राहुल गांधी जी ने पिछले यानी कि 3 हफ्ते में 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, वोट चोरी के ही मामले की बात कर रहे हैं। और बेंगलोर जो विधानसभा में है, एक जीता हुआ सीट है, एक हारा हुआ सीट है, एक नेम डिलीशन का है, एक नेम एडिशन का है। तो ये स्पष्ट है चुनाव आयोग फंस चुकी है, चुनाव आयोग जवाब नहीं दे पा रहे हैं। मोदी जी चुनाव आयोग को आगे करके वोट चोरी कर रहे हैं। और जो बिहार के जो हमारे नेता जो है प्रतिपक्ष बिहार तेजस्वी यादव जी ने इनके इसका पर्दाफाश किया, राहुल गांधी जी ने पूरे यानी कि इंटरनेशनल लेवल पे इसको एक्सपोज किया। चलिए धन्यवाद सर, अगला सवाल लेते हैं। मेरा नाम मोहम्मद नूरशीद, कौवा नगर पंडित सदरा वार्ड नंबर 16। मैं राजीव भाई से सवाल करना चाहूँगा कि हमारे वार्ड नंबर 16 कौवा नगर पंडित सदरा में नदी कटान बहुत तेज हो रहा है। अभी तक वहाँ कितने बार वहाँ पे मीडिया बुलाए, किसको बुलाए, लेकिन अभी तक वहाँ कोई रोकथाम के लिए कुछ नहीं हुआ है अभी तक। फिर ये हमारा राजीव भाई से सवाल है। बहुत बहुत शुक्रिया यह बताने के लिए। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि माननीय विधायक ने 3 दिन पूर्व ही बात किया था। आज भी चीफ इंजीनियर से बात किए थे, जिनका जो टीम जो है आज यानी कि चहट गया हुआ था। यानी कि 2 दिन में आपका जो है जेई साहब ने यानी कि वादा किया कि 2 दिन में हम यानी कि आदमी भेज रहे हैं और उनका नपाई करके हम काम शुरू कराने का काम करेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले सवाल पे आते हैं। सर खड़े हो जाइए, नाम और सवाल। नियाज अहमद रजवी मेरा नाम है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अचानक फौरी तौर पर जो एसआईआर किया गया और आम जनता को जो परेशान किया गया, ये एसआईआर नहीं है, ये एक एनआरसी है जिसका हम सब विरोध करते हैं। और मैं यहाँ जितने लोग हैं सबसे यही कहूँगा कि हिंदुस्तान की जो खूबसूरती है उस खूबसूरती को बरकरार रखा जाए। और मेरा शायराना मिजाज है, ये कहूँगा कि सिर्फ खंजर ही नहीं, आँखों में पानी चाहिए। आए खुदा दुश्मन भी मुझको ख़ानदानी चाहिए। रख लो अपने पीले मसनद और खाकी वर्दियाँ, हम पुराने हैं हमें पगड़ी पुरानी चाहिए। और सिर्फ कब्रों की ज़मीनें दे के मत बहलाइए, सिर्फ कब्रों की ज़मीनें दे के मत बहलाइए। राजधानी दी थी हमने, राजधानी चाहिए। चलिए बहुत अच्छी बात कही है इन्होंने। युवा है, युवा का बहुत बड़ा हक होता है लोकतंत्र में। सर नाम क्या होगा और सवाल किससे होगा? मेरा नाम है फ़रोग फहद। मेरा सवाल है गुलाम सरवर साहब से। गुलाम सरवर साहब अभी शुरुआत में बोले कि जो है 2014 से ही हम सीमांचल की बदहाली, सीमांचल के इंसाफ के लिए जो है हम लगे हुए हैं ओवैसी साहब की पार्टी में। मेरा उनसे सवाल है कि अगर आप हमारे हक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, जब आपको 2020 में टिकट नहीं मिला, आप पार्टी छोड़ के भाग गए, उसके बाद फिर आप पार्टी में आए हैं, तो कहीं ना कहीं आपका लालच है सत्ता का, तो हम आप पर कैसे भरोसा करें कि आप हमें इंसाफ दिलाइएगा? चलिए सर जवाब दीजिए इनका। बहुत अच्छा सवाल है फ़रोग भाई का। अभी कुछ देर पहले, सबसे पहले तो यहाँ जो हम लोग बैठे हैं वहाँ से शुरू कीजिए और यहाँ तक उसी दल के लोग, उन्हीं बातों को लेके चलने वाला लोग हैं। और जो अभी अपनी बात रखने में सारा बात एमआईएम के ताल्लुक से रख दी है हमारा शाहनवाज भाई। देखिए उस वक्त हम लोगों ने पार्टी को कहा था, बैठे हैं हमारे लोग, कि आप टिकट अपने कार्यकर्ताओं में से किसी को दे दीजिए जो आपका ज़मीन तैयार किया है, हम लोग आपके साथ खड़े हैं। और आप जिसको दे रहे हैं वो आपके साथ नहीं चलेगा। लेकिन पार्टी से कहीं ना कहीं चूक हुई और रिज़ल्ट भी आपके सामने है। और जहाँ तक बात हमारी है कि आप भरोसा कैसे कीजिएगा, तो उसका एक मिसाल समझ जाइए कि जिस तरह एक किसान अपने खेत को जब वो बोता है फसल के लिए, तो उसको उजाड़ता नहीं है। हम लोगों ने तो इस खेत को सजाया है। आप बिल्कुल इत्मीनान रखिए, इस दफ़ा वही होगा जो आप चाहते हैं इंशाअल्लाह ताला। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगला सवाल पे आते हैं। सवाल नाम। मेरा नाम मोहम्मद सैफ अली है। मैं भाजपा के अध्यक्ष जी से पूछना चाहता हूं, वो जो कह रहे थे अभी कि प्रधानमंत्री जी जो अपना स्लोगन लेके चलते हैं कि सबका साथ सबका विश्वास, और आपने अभी जो कहा आयुष्मान कार्ड वगैरह को लेकर के कि जो चीज़ राम को मिल रहा है वो रहीम को भी मिल रहा है, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, राम के लिए राम मंदिर आया और रहीम के लिए बाबरी मस्जिद क्यों नहीं आया? चलिए जदयू से हमारे बीच शहनवाज रिजवी जी बैठे हुए हैं। सर मैं चाहूंगा आप इनका जवाब दें। राम मंदिर का झगड़ा आज़ादी के बाद से ही शुरू हुआ और वो तब से चलते आ रहा था। उसी का कोर्ट ने ऑर्डर की, कोर्ट के ऑर्डर से, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस से ये राम मंदिर बना और मुसलमानों को मस्जिद बनाने के लिए जमीन आवंटन किया गया। तो ये कोर्ट का मसला है, यह किसी राजनेता या किसी पार्टी का मसला नहीं है।
नौजवानों सबसे अपील करेंगे कि अपनी बात संयम में रखिए। भाजपा सरकार से ये किसी धर्म की बात नहीं है, ये कोर्ट का डिसीजन था, सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस आया था, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस के हिसाब से राम मंदिर को जमीन आवंटन किया गया और मुसलमानों के लिए मस्जिद की जमीन को आवंटन किया गया। नहीं, ठीक तो है, हद से क्या गया? मंदिर के लिए चंदा किया गया, मस्जिद के लिए क्यों नहीं किया गया? तो आप चंदा क्यों नहीं तामीर कराई गई? आपने चंदा क्यों नहीं करवाया? ये जिम्मेदारी आपकी बनती है। इनका कहने का मतलब ये था, मस्जिद के लिए चंदा क्यों नहीं कराया? ये जिम्मेदारी आपकी बनती है। अच्छा, ठीक है। इनका कहने का सवाल मतलब शायद ये था। भाजपा से मांग रहे हैं। सर आप इनका जवाब दीजिए। देखिए, राम मंदिर या बाबरी मस्जिद ये भारत के न्यायालय के विश्वास का चीज है। न्यायालय ने जो फैसला किया उस फैसला पे ही आगे का जो भी है काम किया गया है, चाहे वो राम मंदिर की न्यायालय ने फैसला किया था मस्जिद बनाने का भी। युवा साथी यही चाह रहे हैं कि जब मंदिर हमारा बन गया, हम चाह रहे हैं कि मंदिर बने, मंदिर बन गया तो मस्जिद भी बननी चाहिए थी। बिल्कुल मस्जिद भी बननी चाहिए थी, लेकिन बिल्कुल सरकार ने मस्जिद- इसके लिए कोई अभी नहीं। प्रपोजल नहीं दिया, ना जगह चिन्हित किया, ऐसा कुछ नहीं किया गया। ये कहना का मतलब था। चलिए आगे बढ़ते हैं। राम मंदिर बना है, बिल्कुल मस्जिद भी बनना चाहिए। मस्जिद के लिए जगह भी आवंटन किया गया है। ये अगर कोई कहता है कि जगह आवंटन नहीं किया गया, ये गलत बात है। ये हमारे विचार से भी राम मंदिर बना तो मस्जिद भी बनना चाहिए। लेकिन मैं मित्रों बता दूं, मैं योजना के विषय में बता रहा था इशारे में कि जो अगर राम को मिला है वो रहीम को मिला है। अगर 125 यूनिट बिजली अगर आपको मिला है तो मुझे भी फ्री मिला है, ये सबको मिला है। अगर आज उज्ज्वला योजना के तहत अगर गैस ही मिला है तो सबको मिला है। यहाँ किसी धर्म और जात देखकर नहीं मिला है। चलिए, मोदी ठीक है सर। सरकार किसी चलिए, जात सवाल और पे धर्म आते हैं। देख के विकास चलिए। का काम नहीं करता है। नाम और सवाल। मेरा नाम नवाज अख्तर है और मैं जो हूँ, मेरा घर जो है डंगरा है। मेरा सवाल जेडीयू और बीजेपी दोनों से है कि पिछले ही महीना आपने एसआईआर कराया और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पूर्णिया आए और पूर्णिया आके ये कहा कि ये मोदी का गारंटी है कि सीमांचल में जो घुसपैठी है उसको निकालेंगे। तो क्या आप दोनों 22 से कितना घुसपैठी निकाले? एसआईआर के नाम पर क्या 22 में घुसपैठी है? और घुसपैठी है तो आपने निकाला क्यों नहीं? और क्या ये सब करके आप लोग वोट का राजनीति करते हैं या सच में घुसपैठी है? आप दोनों जवाब दीजिए। और कितना घुसपैठी 22 में है वो भी जवाब दीजिए। चलिए जवाब दे दीजिए सर फटाफट इनका। मित्रों, घुसपैठियों के लिए इलेक्शन कमीशन का एक टीम बना हुआ है। वह टीम अपने जो जांच का दायरा है, जो उसका जांच के अधीन आता है, उसके तहत वो कार्रवाई कर रहा है। और रही बात कि घुसपैठिए से हमें या आपको तकलीफ नहीं होना चाहिए। घुसपैठिया तो हमारे दूसरे देश का है, हम इस देश के रहने वाले हैं। सुनिए ना, हमको क्या तकलीफ नहीं है। अगर घुसपैठी है तो हम भी निकालेंगे। आपको कहने का 22 में आप लोग कितना घुसपैठियां निकाले हैं? अगर घुसपैठी है, अगर बांग्लादेशी है तो हम भी चाहते हैं कि उसको बाहर निकालिए। आप वोट की राजनीति कर रहे हैं या सच में घुसपैठिया? उस पर जवाब दीजिए। नहीं, अच्छी सोच है। अगर घुसपैठिया है तो आप निकालिए, हम निकालें, लेकिन इसके लिए कानून हमको अधिकार नहीं दिया है। कानून इलेक्शन कमीशन को अधिकार दिया है। इलेक्शन कमीशन अपने स्तर से कार्रवाई कर रहा है। देखिए घुसपैठिया, मैं मेहता जी से मैं बात करना, मेहता जी के तरफ मुखातिब हूँ। मीडिया बंधु, मैं मेहता जी से मुखातिब हूँ। जो घुसपैठिया आया कहाँ से? 11 साल सत्ता में आप हैं, आपका गृह मंत्री आपके पास है, प्रधानमंत्री आपके पास है, बीएसएफ, उसके बाद आपका जितना भी सैन्य है, जितना भी फोर्स है आपके पास है, पूरा बॉर्डर है, पूरा चकाचौंध फोर्स से भरा हुआ। घुसपैठिया आया कहां से इस देश में? और सीमांचल की धरती पे इंजीनियर साहब घुसपैठिया कहां से ये आया? बोल रहे थे कि घुसपैठिया या किसी भी बाहरी देश के लोगों को निकालने की जिम्मेदारी चीफ इलेक्शन कमीशन का नहीं है, वो गृह मंत्रालय का काम है। वो देखिए चलिए सर, तो मैं स्पष्ट कर दूं कि चीफ इलेक्शन कमीशन का काम जो है पारदर्शिता के साथ चुनाव कराना और एक अच्छा इलेक्टोरल रोल जो है वो तैयार। चलिए सवाल पे आते हैं। खड़े हो जाइए। नाम और सवाल सर। मेरा नाम महफूज है। मैं सबसे पहले सीमांचल के वासी हूँ। मैं सवाल करना चाहता हूँ आरजेडी लालू प्रसाद के साहबजादे से। मैं सवाल करना चाहता हूँ जो नीतीश कुमार से, जो हमारे सीमांचल की जनताओं से, मेरे आबा अजदाद का वोट, हमारे वोट, मेरा वोट ले लेकर दाढ़ी पक गए। मेरा भी आने वाला मेरा नस्ल बाकी है। आज तक, आज भी देखेंगे महानंदा कन के परवान में अंग्रेज का दिया हुआ नाव है। वो जो आरजेडी और जदयू के जो प्रवक्ता बोल रहे हैं कि रोड का जाल बिछा दिए हैं। आज रोड बनाते हैं, एक हफ्ता बाद रोड गड्ढर बन जाते हैं और कटान और धसान हो जाते हैं।
तारावाड़ी, हरिनतोड़, खुटिया, मालोपड़ा, यहाँ बागडोग, यहाँ जो हजारों घर कट के नदी में विलीन हो जाते हैं, इनका जिम्मेवार कौन है? आज तक उस लाभार्थी को कुछ जो नदी कट करके जो क्या कहते हैं कि जमीन का जो उसको मुआवजा मिलना चाहिए, आखिर उस 3 डिसमिल जमीन मिलना चाहिए, घर बनाने वाला पैसा दिया है, और जो अंग्रेज का दीवाना है आज भी क्या फूल पुड़िया इस महानंदा कनकी में कितना बनाया है? इस सवाल का जवाब दे आरजेडी और जेडीयू और बीजेपी। चलिए सर, शॉर्ट में संजीव, सबसे पहले महफूज साहब का मैं जवाब दे दूं कि उन्होंने कहा कि काम हमारे यहाँ नहीं हुआ, रोड का जाल नहीं बिछा। इन्हीं के गांव में 2 सड़क बनी है, एक जो है सोहेल के घर होते हुए महफूज के घर जाने के लिए, और यहाँ यानी कि हसनैन के घर जो कालू भाई के घर होते हुए इनके से। दूसरा सवाल कि हमारे यहाँ, मैंने पहले ही स्पष्ट कर दिया कि हमारे यहाँ 5 नदियां बहती है, हर साल यानी कि नदी कटाव होता है। सरकार की मंशा नहीं है, क्योंकि चूंकि 20 साल से यहाँ जो एनडीए की सरकार है, नीतीश कुमार जी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, और डबल इंजन की सरकार 12 साल से है। सरकार जो कहीं से, ये सरकार जो है, इससे बिहार नहीं चलेगा, देश नहीं चलेगा। इसीलिए युवाओं ने ठाना है कि इस बार जो युवा मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी यादव को लाना है, और सत्ता परिवर्तन करके यहाँ के जो हमारी नदी कटाव की समस्या हो या ब्रिज की समस्या, उसको दूर करना। 3 डिसमिल वाली जमीन की बात है तो ताराबारी में हम लोगों ने 120 लोगों का किया, जिसमें से 64 और इधर से मिला के 73 बता रहे, ताराबारी के 73 को मिल चुका है। मरवा में उसी मरवा वाला सड़क बोल रहे हैं कि बन गया है। अब चलिए मेरे साथ गाड़ी लेके, अब देख लीजिए किधर सड़क बना है, आपको मैंने कहा कि निर्माणाधीन है, कुछ सड़कें बनी है घुसकुटोला से आपके नहीं, यहाँ का प्रतिनिधित्व कौन कर रहा है? आज यहाँ तक यहाँ का प्रतिनिधित्व कौन कर रहा है? 40 साल घुसकी टोला से सरियारा तक रोड खत्म हो रहा है, उससे आगे 40 साल से पार्टी किसे, पार्टी का एमएलए है यहाँ पर, और क्यों नहीं कर रहा? हमारे मुख्यमंत्री तो दे रहे हैं। देखिए मुख्यमंत्री, देखिए 53 जगह नदी कटाव के लिए प्रस्ताव किया था, लेकिन हमारे साथ भेदभाव कर रहा है, महागठबंधन के साथ भेदभाव कर रहा है। लेने नहीं आता नीतीश कुमार जी संविधान रिलीज नहीं कर रहा है, ये जानकारी नहीं है। नीतीश कुमार जी नहीं करने के लिए तैयार है, कटाव के लिए प्रस्ताव किया हुआ है, लेकिन 17 जगह स्वीकृत किया। ये नीतीश कुमार की कोताही है। नीतीश कुमार लड़ने वाला चाहिए। बिल्कुल एनडीए सरकार सीमांचल के साथ सौतेला व्यवहार कर रहा है। एएमयू की सरकार के लिए बना रखे सवाल पे किधर की सड़क की बात बोल रहे हैं? सारे सड़क कर लेते हैं, ज्यादातर पैसा सारे सड़क का सर्वे कर लेते हैं, कहाँ पर काम हुआ? सवाल लेते हैं, सवाल पे आते हैं, इधर से सवाल पे आते हैं। एक मिनट, आप एक मिनट, आप सबसे पहले जो बात यहाँ पर हो रही है, सरकार दे रहा है, एमएलए नहीं दे रहा है, तो इसका जवाब एमएलए को देना चाहिए था। कल आपका प्रोग्राम अमूर में हुआ, वहाँ पर प्रेजेंट एमएलए और पूर्व एमएलए वहाँ पर मौजूद था। आज 40 साल से जो एमएलए है वो यहाँ क्यों नहीं है? आपके यहाँ क्यों नहीं है? एमएलए क्यों नहीं है? आपके सब जगह में क्यों भागे हुए हैं? बीजेपी के प्रवक्ता, कांग्रेस का प्रवक्ता प्रधानमंत्री हर जगह करके देखिए, इससे स्पष्ट होता है कि एनडीए और प्रशांत किशोर जी एक ही सवाल कर रहे हैं। बिल्कुल एक ही सवाल कर रहा है, एक ही सवाल एक मिनट, अभी सुनिए, हर जगह जरूरी नहीं है। ये प्रवक्ता क्यों बनाया गया है, पहले ये सवाल करना चाहते हैं। क्यों बनाया जाता है? हर जगह क्यों नहीं है? पर्यटन एमएलए रहेगा, एमएलए रहना, जवाब देने के लिए जिम्मेदार ये लोग नहीं है। जवाब उनको बनाया जाता है जो उसको रिप्रेजेंट करे। प्रवक्ता इसलिए बनाया जाता है। प्रवक्ता आज 22 के 40-45 साल के नेता जनता से इतना डरा हुआ है कि जनता के बीच जाने से डर रहा है, और आज जब जनता का यहाँ बात आया है तो आज अपना यहाँ उत्तराधिकारी भेज दिए हैं, जिनको लोगों ने सवाल सुन लिया, जवाब मौका मिलेगा आपको। जिनको जनता का जवाब, जनता नेता से सवाल करेगा, नेता जवाब देता। आखिर क्या डर है, किसका डर है कि आज यहाँ पर आपके दावत में भी वो आपके नेता जो 40-45 साल से जो नाव में सैर करके तराबारी जाते हैं, डर नहीं है, डर नहीं है, क्षेत्र की डर हुआ है, डर किसका है? जनता का डर है, ये जनसुराज का डर है, लोगों के बीच लगातार 1 महीना में लगभग 50 सभाएं कर चुके हैं। वो जनता के बीच एक पार्टी का, देखिए जनता के बीच हाजी साहब लगातार 1 माह में 50 सभा कर चुके हैं। कैसे बात कर रहे हैं? चलिए सवाल के दौर में आते हैं। मैं चाह रहा हूँ ज्यादा से ज्यादा सवाल हो सके, प्लीज।
निर्धारित कार्यक्रम रहने के कारण जो है माननीय विधायक चूंकि आज चाहट का दौरा किए थे, चाहट में बहुत तेज नदी कटाव है, उन्हीं काजों को लेकर के वो जल संसाधन विभाग गए हैं, इसलिए आज प्रोग्राम में नहीं है। एज ए प्रतिनिधि, एज ए रिप्रेजेंटेटिव मैं आया हूँ। ये नहीं चलेगा। आप सवाल करिए, जवाब देने के लिए मैं सक्षम हूँ। आज यहाँ जितने बैठे हैं सारे भावी विधायक से बैठे हैं एक लाइन से। आखिर जो 40 साल 45 साल से विधायक रहे, जवाब उनको देना होगा। सवाल जनता का होगा, जवाब नेता को देना होगा जिसने 45 साल राजनीति किया है। कोई प्रवक्ता जवाब नहीं देगा। नाम और सवाल। मैं मोहम्मद अली अकबर रजवी। मेरा सवाल जनाब गुलाम सरवर साहब से है। सारे लोग इत्मीनान रखिए और इत्मीनान से सुनिए। सिर्फ शोर शराबे से कोई फायदा नहीं, ये गौर करने की बात है, सोचने और समझने की बात है। मेरा सवाल गुलाम सरवर साहब से कि जनाब आप जिला परिषद प्रतिनिधि हैं, चेयरमैन हैं। आप पुंडाले में मुसलमानों के कब्रिस्तान में शमशान घाट बनाने का काम किया है आपने। आप हक और हुकूक की बात करते हैं। चोपड़ा कब्रिस्तान में आपने बस स्टैंड बनाया है। क्या आप यहाँ हिंदू मुस्लिम फसाद करवाना चाहते हैं? अभी आप जिला परिषद हैं तो ये कर रहे हैं, अगर आप एमएलए बन जाएंगे तो क्या करेंगे? चलिए जवाब दे दीजिए सर। सबसे पहले जितने नौजवान हैं हम उनसे थोड़ा सा दूरी बना रखिए, तार है, दूरी बना रखिए। तो जवाब सुनिए, लेकिन उसमें हंगामा मत कीजिए। और दूसरी तरफ जो हम लोगों के बीच बात होती है वो भी बातचीत का तरीका सही नहीं है। हर किसी को अपनी बात रखने दीजिए, चाहे वो जिस तरह का भी बात रख रहा है। फिर जब बात उसकी ख़त्म हो जाए तब अपनी बात रखिए। अभी हम शुरू होते हैं, राशिद भाई शुरू हो जाते हैं, बीच में और दूसरे भाई आ जाते हैं, ये सही तरीका नहीं है। बहुत अच्छा सवाल आया है कि आप पुंडाले में कब्रिस्तान का घेराबंदी किए, शमशान घाट बना दिए कब्रिस्तान की ज़मीन पर। चूँकि पहले तो जिला परिषद अध्यक्ष को ये पता नहीं होता है कि कौन सी योजना कहाँ चलाया जा रहा है। ये जिला परिषद सदस्य का काम है, जिसको आप जिला परिषद चुनते हैं। वो योजना का चयन करता है, वो योजना पोर्टल पे जाता है, फिर उसके बाद ग्राम पंचायत के मुखिया जी उसमें एनओसी देते हैं, फिर जाके वो कार्यस्थल पर काम होता है। जहाँ तक सवाल पुंडाले कब्रिस्तान का है, पुंडाले कब्रिस्तान में एक ऐसा सवदागिरी पास हो गया कब्रिस्तान के बगल में, जहाँ पहले से ही हमारे गैर मुस्लिम भाई उसी कब्रिस्तान की ज़मीन पर शमशान घाट बनाए हुए थे और आज भी है। पहले इस बात को समझिए। जब वो बात आई हम लोगों तक तो उस गांव के लोग आए हमारे पास कंप्लेन लेके, हमने तुरंत उस काम को वहीं पे स्थगित कराया कि कोई विवादित काम नहीं होना है। फिर इन लोगों ने प्रशासन के पास सब लोग एक दूसरे दोनों पक्ष के लोग गए, उस मामले को लेके एक पंचायती हुआ, पंचायती में वो मामला तय पाया। फिर उस पंचायती का पंचनामा जिसमें तमाम उनके जो दोनों अभी बैठे हैं वर्तमान और पूर्व के प्रतिनिधि लोग, दोनों के प्रतिनिधि लोग उस पंचनामा में दस्तखत है, वहाँ के स्थानीय मुखिया जी का है। बात ये है कि बना कि नहीं बना इस पर आया ना। नहीं, वो वहाँ तो कंप्लीट मना ही किया गया था, कंप्लीट मना ही किया गया था। चोपड़ा में बना कि नहीं बना है ये बात बोलिए। चोपड़ा में बना कि नहीं बना, कब्रिस्तान की जमीन पे बना कि नहीं है, बस स्टैंड के बगल में लोग पेशाब करते हैं कि नहीं करते हैं? कटाक्ष नहीं सर, कटाक्ष नहीं। और जो सवाल होता है उसका सटीक जवाब दे दिया करिए। सटीक जवाब संक्षिप्त में आपको पस मंजर में जाना पड़ेगा। सुनिए ना, नहीं सुनिए ना, जनता से ऐसे नहीं, देखिए जनता से ऐसे नहीं, प्लीज जनता से ऐसे नहीं, देखिए जनता बहुत सम्मानित है, इसलिए आप जनता के साथ ऐसे इस तरीके से नहीं। क्या मामला है? जनता हमारी बहुत अच्छी है। क्या मामला है? रुक जाओ भैया, पीछे। नहीं गलत बात है, छोटो गलत बात है। तार है पीछे, तार है पीछे, तार है। संयम रखो, तार है पीछे, ऐसा कुछ नहीं करना। तार है, इसका ख्याल रखिए आप लोग। तार है पीछे चलिए। और जनता से आप लोग नहीं उलझेंगे प्लीज, जनता बहुत सम्मानित है, जनता से आप लोग नहीं उलझेंगे। जनता से हम बात कर रहे हैं, आप लोग नहीं। जो सवाल होता है उसका संक्षिप्त में जवाब दीजिए बस।
अरे जवाब तो रखने दीजिए मेरे भाई। हाँ बोलिए सर, बोलिए बोलिए। आपको पहले ही बताया कि जिला परिषद अध्यक्ष योजनाओं का चयन नहीं करता है। जब कंप्लेन आया तो योजनाओं को रोक दिया गया। जब वहाँ दोनों पक्ष के लोग पंचायती करके पंचनामा पहुँचाया तो फिर वो योजना बना, तो योजना बनाने का जिम्मेदार जिला परिषद अध्यक्ष है। पहले ये बताइए आप, अब आरोप जिला परिषद अध्यक्ष पर लगाइएगा, नीतीश कुमार पर लगाइएगा कि आप जो स्थानीय लोग हैं, MIM के जिला अध्यक्ष है, वो MIM के जिला अध्यक्ष है। ठीक है, जो आपके जिला परिषद है वो MIM के जिला अध्यक्ष है, उसके जिम्मेदारी आप पे है, ये बात आपको समझना पड़ेगा। देखिए सबसे पहले ये जो तमाशा कर रहे हैं ये ठीक बात नहीं है, बात तो रखने दीजिए, ये तरीका सही नहीं है। नहीं, बिल्कुल तरीका सही नहीं है। आप बात फिर सवाल कर लीजिए। अच्छा सुनिए ना, आप दोबारा सवाल करते तो एक बार जवाब सुनिए, फिर जवाब सुनिए, इसके बाद फिर बात दोबारा रखिएगा। सवाल कर हाँ, लीजिए। पहले जवाब तो आपको सुनिए। सवाल करने का हक है, आप तो आप ही दे दीजिए, आप ही दे दीजिए। क्या झूठ बोल, पंचनामा है भाई, पंचनामा है, पंचायती किया है, हाजी सुभान के लोग भी हैं। अब चलिए सवाल लेते हैं, सवाल लेते हैं। आप जवाब नहीं सुनना चाह चोपड़ा रहे में हैं, क्या सवाल हुआ? लेते हैं। चोपड़ा चलिए, में कौन सा चलिए। सिग्नेचर किया? चोपड़ा में कौन सा सिग्नेचर किया नेताजी बता दें। चोपड़ा में कोई उसका चोपड़ा में कौन सा, चोपड़ा में रुक कोई जाइए ना, सवाल कंप्लेंट लेने नहीं है। दीजिए। और आपको बता दें, चोपड़ा की बात अगर करते हैं, चोपड़ा का कब्रिस्तान के जमीन के अलावे भी जो शेष जमीन है वो जिला परिषद की जमीन है। और वो जिला नहीं मालूम है आपको, नहीं मालूम कीजिए आप, नहीं मालूम है आपको, ऑन रिकॉर्ड कर रहे हैं, नहीं मालूम है आपको, आपको नहीं मालूम है। अरे आप लड़ने आए हैं, चलिए कुछ नहीं, जमात बना के आप लोग सवाल करने नहीं आए सवाल पे आ जाते हैं, हैं। आप लोग लड़ने आए हैं। टाइम नहीं नष्ट लड़ने करेंगे, का सर, कोई इलाज सवाल पे नहीं आते है। हैं। जनता सवाल करना आप चाह लड़ने रही है। आए हैं। बात सबसे पहली बात, नहीं 2 मिनट में मुंह बात रखते हैं। सबसे पहले आज चलिए सवाल पे आते हैं सर, आप रुक जिनको जाइए। जनता मौका दिया, जिनको जनता मौका दिया, जो हमारा वर्तमान विधायक थे 10 साल मौका लिया, जो पूर्व के हमारे विधायक मंत्री थे, उनको आज यहाँ मौजूद रहना चाहिए था। क्योंकि मेरा भी सवाल उनसे होता, आप सवाल कीजिए, मेरा भी होता, आप मेरा भी सवाल विधायक कीजिए। थे। देखिए, अरे सुनिए ना, हमेशा सवाल कोई लेते हैं, नेता को सवाल जरूरत लेते हैं, है। प्लीज। नहीं तो पार्टी का प्रवक्ता क्या करता है अरे बताइए? सवाल लेते हर हैं, एक नहीं पार्टी का समझ में आ रहा प्रवक्ता है। होता है। सवाल लेने दीजिए। बार बार प्लीज, बार सवाल इस चीजों लेने पे दीजिए। देखिए, इस नहीं, चीजों पे अभी रुक जाइए, ये किया प्लीज। जाता, हमला किया जाता सवाल है, लेने इसीलिए दीजिए। इस बात को बताना जरूरी है। देखिए, पार्टी का प्रवक्ता होता है कि नहीं, हर बात में, हर जगह प्रधानमंत्री उपस्थित रहेगा, हर जगह मुख्यमंत्री उपस्थित रहेगा, हर जगह मंत्री उपस्थित रहता है ना, उसका प्रवक्ता भी रहता है पार्टी का। हर पार्टी का प्रवक्ता होता है कि नहीं? आप मीडिया बंधु से मैं पूछना चाहता हूं, बार बार किसी चीज पे हमला करना, किसी की जमीर को जगाना, यह गलत बात है, इसीलिए इस तरह हंगामा हो रहा है। चलिए ठीक है, अब सवाल लेते हैं सर। आप लोग सवाल जानते हैं लेते जो हैं। इसका प्रतिनिधित्व करने के लिए आया है। ठीक है, ठीक है, इस सवाल बातों लेते हैं, से सवाल लेते हैं। ये करना चलिए। चाहिए, परहेज करना चाहिए। नाम और सवाल सर। शब्बीर आलम। चलिए ध्यान दीजिए सभी लोग, सवाल हो रहा है। मोहम्मद शब्बीर आलम। सवाल बताइए सर। सवाल मेरा ये है सर कि आप लोग इस तरह से सवाल पूछने पर भड़क जाइएगा तो यहाँ पर तो किसी को कुछ समझ में ही नहीं आएगा। सवाल होता है, ठीक है, आप धैर्य रखिए, धैर्य से सवाल कीजिए, धैर्य से जवाब दीजिए। इस तरह से क्या मतलब, आप बात सही है कि यहाँ पर माननीय विधायक को होना जरूरी था और पूर्व विधायक को भी होना जरूरी था कि यहाँ के प्रतिनिधित्व कर चुके हो। आज 45 साल से लगातार यहाँ का 22 विधानसभा का जनता इनको मौका दे रहा है और सवाल तो उनसे ही ना पूछेंगे। अब यहाँ जिस तरह से कर रहा है, इधर से भी उसी तरह से करना स्टार्ट अगर हो जाए तो क्या आप यहाँ संभव है कि आप डिबेट कर पाएंगे यहाँ पे, या कोई किसी का बात को समझ पाएगा? इस तरह से नहीं होता है। सवाल है सर, सवाल है कि यहाँ पर एक सांस में विकास का धारा गंगा बह दिया, समझे, कहाँ कहाँ वो खुद से कह रहा है कि यहाँ पर फला नदी है, चीना नदी, ये नदी, वो नदी। अब तक वो बताया कि इन नदियों में कितना पुल बना है और एक बहुत बड़ी आबादी जो कह रहे हैं कि महानंदा के उस पार रहता है, अनगढ़हाट तक जो है ना आ सकता है अगर पुल मिल जाए तो, और 22 का विकास हो सकता है। लेकिन ये बताइए कि आज 77 साल में एक पुल नहीं बना है महानंदा में या परवान में। मेरा सवाल ये है, और यहाँ कह रहा है कि एक उच्च कन्या विद्यालय हम बना दिए, क्या कर दिया? यूनिवर्सिटी बना दी है, क्या कर दिए आप? आज ये 50 साल में एक डिग्री कॉलेज मिला है और यहाँ पर हालात ठीक नहीं है स्कूल, ये स्कूल का। आप हमारे बच्चे सुनिए, हम लोग यहाँ गुर्बत में जीने वाले आदमी हैं, गुर्बत में जीने वाले आदमी हम लोग हैं, और हमारा बच्चा जो है ना सरकारी स्कूल का जो है ना उपयोग करता है। लेकिन मेरा बच्चा कितना पढ़ के कामयाब होगा बताइए कि स्कूल में पढ़ाई होती है या खिचड़ी बटा? चलिए शिक्षा और पुल पे जवाब दे दीजिए सर, शिक्षा और पुल पे। देखिए,
जहां तक ये बात कर रहे हैं, इनको मानने वाले ये जो है, इनका नेता यहाँ बैठे हुए शाहनवाज जी, प्रशांत किशोर जी नीतीश कुमार के साथ लगातार सरकार में रहे कई वर्ष उस वक्त, और उसका मोदी जी का सरकार को बनाने में उन्हीं का हाथ है। आप ये बताइए, जो मोदी जी विकास करने दे रहे हैं बिहार में, सीमांचल को हमेशा दरकिनार करके रखे हैं। जहां तक बात है जो कन्या, देखिए, अगर सुनिए, नहीं मेरा बात को पहले सुनिए, पहले जवाब, मेरा बात सुनिए। जवाब सुनिए। हमारे पूर्व मंत्री, आपने सवाल पूछा तो पहले जवाब देने दीजिए, जवाब देने दीजिए। हमारे आदरणीय पूर्व मंत्री हाजी अब्दुल सुभान साहब के द्वारा अनुमंडल बनाया गया, अनुमंडल के वजह से डिग्री कॉलेज आया। आज देखिए, अख्तरुल ईमान साहब MIM के प्रदेश अध्यक्ष हैं। आप बताइए, वो किशनगंज से आते हैं, ध्यान से सुनिएगा। और आपके ठाकुरगंज में JDU के मंत्री रहे हैं हमारे नौशाद साहब, पूर्व मंत्री रहे हैं नौशाद साहब, लेकिन आज तक किशनगंज में दूसरा अनुमंडल नहीं बन सका है। क्या ये हाजी अब्दुल सुभान साहब का यह योगदान है कि नहीं है? किशनगंज में दूसरा अनुमंडल क्यों नहीं बन सका, बताइए ये। और हाजी देखिए, अख्तरुल ईमान साहब भी उसी विधानसभा से आते हैं और कोचा धमन से, उसी जिला से। और मैं बताना चाहूंगा, अख्तरुल ईमान साहब, मुझे बोलने दीजिएगा 1 मिनट। अख्तरुल ईमान साहब, ये बहुत ही गौरव फिक्र करने की बात है, अख्तरुल ईमान साहब किशनगंज विधानसभा को भी रिप्रेजेंट किए हैं, कोचा धामन को भी रिप्रेजेंट किए हैं, लेकिन आज तक दूसरा अनुमंडल नहीं बन पाया। तो क्या हाजी अब्दुल सुभान साहब का अनुमंडल बनाना या फिर इसका आपका डगरवा में ब्लॉक बनाना, ये योगदान है कि नहीं है? आज बताइए। एक मिनट, आज सुनिए, आज आप सोचिए, दुलाल चंद गोस्वामी, सुनिए, जवाब और छोटा होना चाहिए, नहीं थोड़ा सा सुनिए। नहीं मामा बोले कि ब्रिज का क्या किया है। सबीर साहब जवाब सुन लीजिए, सबीर साहब जवाब सुन लीजिए। हमने बताया, हम ये माननीय विधायक ने तीन ब्रिज जो है आपको परवान नदी में, एक मथुरापुर घाट, दूसरा खोटिया घाट और तीसरा यानी कि गोटपुर घाट, उसका यानी कि DPR बन गया, एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल भी मिल गया। दूसरा यही तो कह रहे हैं कि महागठबंधन की सरकार लाइए और सत्ता परिवर्तन के बाद ही बनेगा ये। और दूसरा 200 मीटर का ब्रिज जो है, 200 मीटर का ब्रिज जो पूर्व विधायक हाजी अब्दुल सुभान ने ताराबारी में दिया था, हम लोगों ने उसको बढ़ाकर 500 मीटर ब्रिज दिलाने का काम किया। बगल में आपका RWD ऑफिस है, शाहनवाज साहब भी सज्जन है, सरवर साहब भी हैं, और लोग हैं, आप लोग जाकर पता कर सकते हैं। बगल में RWD ऑफिस। सवाल लेते हैं, नाम और सवाल। 3 साल डिप्टी CM भी रहे हैं 20 साल के शासन में, ये अफसरशाही की सरकार में आपके तेजस्वी प्रसाद यादव 3 साल डिप्टी CM भी रहे हैं। सिर्फ अफसरशाही तो 17 महीने में हमारे नेता ने वो कर दिखाया है जो 20 साल में एनडीए की सरकार नहीं किया। 4 लाख युवाओं को नौकरी दिलाया। सबसे ज्यादा। चलिए लड़ाई नहीं करेंगे सर, मैं भी आरजेडी का प्रवक्ता हूं, सुनिए मुझे बोलने दीजिए। नहीं एक जवाब हो चुका है सर, बहुत लंबा है अभी कार्यक्रम बहुत लंबा चल रहा है। ये प्रशांत किशोर जी देखे, प्रशांत किशोर जी देखे, प्रशांत किशोर जी नेता ये देखे, बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं, ये बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं। क्यों? आप देखिए, बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं, आप बता रहे हैं। ये तेजस्वी यादव से सवाल कर रहे हैं, लेकिन ये नीतीश कुमार और आपके माननीय प्रधानमंत्री से सवाल नहीं कर रहे हैं। अभी सरकार में कौन है बताइए? ये बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं। चलिए सुनिए, माइक। एक बीजेपी को सपोर्ट 2014 में बीजेपी को सपोर्ट किया गया था, वहीं 2015 में इसी नीतीश कुमार को और इसके जो वो 9वीं फेल डिप्टी CM है, जो लालू यादव को पॉलिटिकल वारिस मिला था, जो महागठबंधन बनाया था और महागठबंधन टर्म जो दिया था। अभी सवाल शिक्षा और पुल पे हो रहा था, मेरे ख्याल से शिक्षा और पुल पे हो रहा था। आप लोग कहाँ की बात कहाँ घुमा के पहुंचा दे रहे हैं? अरे जवाब देना है तो जनता को सटीक जवाब दीजिए। किसी भी होता है, किसी भी मुख्यमंत्री का, किसी भी परवान नदी में 3 ब्रिज, महानंदा में 1 ब्रिज, माननीय विधायक का ये कार्य कर बातों को घुमाएंगे नहीं। आज जनता पूछना चाह रही है, उसको सटीक जवाब दीजिए। किसी भी बात को नहीं घुमाएगा, किसी भी मुख्यमंत्री का बेटा होना गुनाह नहीं है, किसी भी मुख्यमंत्री का बेटा होना गुनाह नहीं है। आप तेजस्वी यादव को जिस तरह से ट्रीट कर रहे हैं, ये आप लगता है जो लालू प्रसाद यादव का बेटा होना वो गुनाह है, ये गलत है। कोई भी वारिस, कोई भी प्रतिनिधि। चलो सवाल पे आते हैं, नाम और सवाल। मेरा सवाल आरजेडी से और बीजेपी से दोनों से है। आरजेडी से मेरा सवाल यह है कि अभी आप इलेक्शन जीतने के लिए नए नए योजना ला के आ रहे हैं। माँ बहन योजना 2500 रुपये, बिजली फ्री, ये फ्री। हमारा कहना यह है कि जो पिछले 15 साल आपका सरकार रहा है, बिहार को पीछे ले जाने में बहुत बड़ा काम किया है आपका आरजेडी की सरकार, सबसे पहला। और दूसरा बात, रुकनुद्दीन साहब जो है हमारा, बिहार को बहुत पीछे ले जाने का काम किया आरजेडी की सरकार। और दूसरा बात, अभी जो माननीय विधायक है हमारे रुकनुद्दीन साहब, उसको वोट दिया था MIM के कार्यकर्ताओं ने,
एमआईएम के लिए वोट मिला था। आपको एमआईएम का वोट बेचने का अधिकार किसने दिया है? ये हमारा उनसे सवाल है। अब रही बीजेपी वालों से, जैसे कि वो कह रहे हैं कि अभी जो आया है, एक एक करके ले लीजिए, एक एक करके लीजिए, तब बीजेपी वालों से, दोनों बीजेपी वालों से सवाल है। इनका कहना है कि अभी 1100 मिला है, वो सबके लिए मिला है। अभी बिजली फ्री हुआ है, वो सबके लिए हुआ है। बहुत अच्छी बात है, वो सबके लिए हुआ है। मगर मेरा आप लोगों से इतना सवाल है कि जब श्री राम कहने पे कोई अपराध नहीं, जब जय हनुमान कहने पे कोई अपराध नहीं, तो आई लव मोहम्मद कहने पे अपराध क्यों? चलिए अपना अपना जवाब देंगे, कोई कटाक्ष नहीं करेगा एक दूसरे को। जिससे सवाल किया गया वो अपना अपना जवाब रखें। सबसे पहले मैं भाई साहब का जवाब दे दूं कि इन्होंने कहा कि आरजेडी जो है यानी कि पिछले 15 साल में क्या किया। आरजेडी ने पिछले 15 साल में यह किया है कि दलित जो भी समाज का, चाहे वो पिछड़ा हो या समाज का दबे कुचले लोगों को, अगर जुबान में किसी ने अगर जुबान दिया है तो उसका नाम लालू प्रसाद यादव दीजिए। उन्होंने चरवा विद्यालय बनाने का काम किया, क्योंकि वो जानते थे अरे आज आप पढ़े हैं जिस स्कूल में, वो लालू यादव की ही देना है। जिस स्कूल में पढ़े हैं आप, वो लालू यादव की ही देना है। आप क्या बात कर रहे हैं? जो माननीय विधायक का जो यानी कि जो फादर है, उनका कार्यकाल देख लें, कितने इनके प्राइमरी स्कूल को लाने का काम किया। दूसरा सवाल आपका ये था कि अगर हमको बिकना ही था तो हम सत्ताधारी पार्टी से बिकते हैं, 500 करोड़ ले लेते हैं, हम 50 करोड़ ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि बिहार में बीजेपी जो है आरजेडी महागठबंधन के विधायक को तोड़ रही थी। बिहार में यानी कि वो फुल बहुमत की सरकार बनाना चाहती थी, इसीलिए नीतीश कुमार जी पलटी मारे थे और आरजेडी की 77 सीट थी, उसको जो है बड़ी पार्टी बनाने के लिए माननीय विधायक ने अपने लोगों को वहां लेकर गए और बिहार में 17 महीने के कार्यकाल में तेजस्वी यादव ने वो कर दिखाया जो 20 साल में एनडीए की सरकार ने नहीं दिखाया। चलिए भाजपा से भी सवाल था, सर आप भी संक्षिप्त में जवाब दे दें फटाफट। विपक्ष तो मां बहन योजना का लोभ और लालच दिखा रहा है। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए सरकार ने तो करके दिखाया, चाहे वो बिजली का मामला हो, चाहे वो माता बहनों का लाभ देने की योजना। और रही बात कि अभी एक भाई साहब ने पूछा जय श्री राम बोलने पर अपराध नहीं है, और इनका अपना एक नारा था उनके बोलने पर अपराध है। मैं ये कहना चाहूंगा कि किसी भी धर्म में अगर कोई अपने धर्म का जयकार करता है, कहीं कोई अपराध नहीं है। अगर वो एक भी साक्ष्य बोल दे कि धर्म की जयकार करने में कहीं कोई मुकदमा हुआ हो, सिर्फ बोल देने से नहीं होगा। हम जिस धर्म के हैं उस धर्म का जयकारा लगा सकते हैं कहीं भी, कहीं कोई रोक नहीं है, कहीं कोई अपराध नहीं है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अब जो प्रभात खबर एक निष्पक्ष और जिम्मेदार अखबार है और जिस चीज के लिए हम चल के आए हैं, 30,000 किलोमीटर की यात्रा पर हैं, वो हम बताना चाहेंगे पहले तो जनता को। जब बिहार में चुनाव करीब आता है तो एक चीज देखने को मिलती है कि बिहार में मत प्रतिशत जो है काफी कम देखने को मिलता है। तो आखिर क्यों? क्योंकि आप लोग मत करने नहीं जाते हैं। अगर आपको जिम्मेदार नेता चुनना है, जिम्मेदार विधायक चुनना है, तो चुनाव आयोग जिस दिन चुनाव की तिथि घोषित करेगी उस दिन आप सभी को निकलकर मत देना आवश्यक होगा, तब आप जिम्मेदार नेता चुन पाएंगे। तो आज आप सभी से आप लोग खड़े हो जाइए प्लीज। आप सभी लोग अपने अपने जगह पे खड़े हो जाएं, अपना दाहिना हाथ आगे करेंगे और एक छोटा सा शपथ करवाया जाएगा आप सभी से कि इस बार जिस दिन चुनाव होगा उस दिन आप सभी मत अवश्य करेंगे। खड़े हो जाइए अपने अपने जगह पे प्लीज। मैं शपथ लेता हूं कि मैं अपने वोट की कीमत को पहचानता हूं। मैं अपने वोट की कीमत को पहचानता हूं। मैं वादा करता हूं कि मैं मतदान अवश्य करूंगा। क्योंकि यह मेरा अधिकार ही नहीं, बल्कि मेरी नैतिक जिम्मेदारी भी है। बिहार जागे, देश आगे। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।